हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 17वीं, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये हमारे पेपर में 6 अंक की आएगी। ये 6 अंक का एक बड़ा सवाल आता है। ठीक है, स्टार्टिंग से करेंगे। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अर्थ क्या है, पहले तो ये समझते हैं। वह माप जो केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द हो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं। वो उसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। देखिए, केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द का अर्थ क्या है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, देखिए, आप जब इसका माध्य निकालेंगे, या इसका माध्यक निकालेंगे, या इसका ढोलक निकालेंगे, ठीक है, तो इनका जो भी मान आएगा वह 2 से तो बड़ा आएगा और 6 से क्या आएगा, छोटा आएगा। इसको हम कहते हैं 2 से बड़ा और 6 से छोटा। जो भी माध्यक और ढोलक का मान आएगा वो केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द, यानी 2 और 6 को हम क्या बोलेंगे, केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द मान, यानी इनके बीच में ही मान निकलेगा, जो भी निकलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 2 प्रकार के होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होंगे। देखिए, जो पहला माप होता है उसे हम कहते हैं गणितीय माध्य। गणितीय माध्य। देखिए, जो दूसरा मान होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थिति माध्य। देखिए, गणितीय माध्य के अंदर भी 3 प्रकार के माध्य आते हैं। पहला तो हमारा समांतर माध्य, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में औसत भी कह देते हैं। और जो सेकंड माध्य आता है उसे हम कहते हैं गुणोत्तर माध्य। और जो हमारा तीसरा माध्य आता है वह होता है हमारा हरात्मक माध्य। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गणितीय माध्य और एक स्थिति माध्य। गणितीय माध्य भी 3 प्रकार का होगा, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। स्थिति माध्य भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला तो हमारा माध्यक होगा, जिसे हम माध्यिका भी कहते हैं। सेकंड हमारा बहुलक होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 2 प्रकार के, गणितीय माध्य 3 प्रकार का, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, स्थिति माध्य, माध्यक और ढोलक। और हमारे अब 10वीं क्लास में कौन कौन सा माध्य पढ़ना है हमें। देखिए, 3 प्रकार के, एक तो समांतर माध्य पढ़ना है, एक तो माध्यक पढ़ना है, एक ढोलक पढ़ना है। 3 चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। पहले हम जान लेते हैं गणितीय माध्य और स्थिति माध्य में अंतर क्या है। देखिए, जो गणितीय माध्य है इसको हम ग्राफ के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। जो स्थिति माध्य होता है इसको हम ग्राफ के द्वारा निरूपित नहीं कर सकते। ठीक है, और समांतर माध्य स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। अब देखते हैं हम हमारा समांतर माध्य। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 17.1। 17.1 क्या है, हमारी समांतर माध्य। समांतर माध्य। देखिए, समांतर माध्य को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला तो है व्यक्तिगत माध्य। व्यक्तिगत माध्य। ठीक है, और
सेकंड जो माध्य है वो क्या है, अवर्गीकृत माध्य। और जो तीसरा माध्य है वो वर्गीकृत माध्य है। ठीक है, समांतर माध्य भी तीन प्रकार का होता है, व्यक्तिगत माध्य, अवर्गीकृत माध्य, वर्गीकृत माध्य। पहला है व्यक्तिगत माध्य। देखिए व्यक्तिगत माध्य जो स्वयं के द्वारा दिया गया माध्य हो, जैसे हम किसी क्लास में खड़े हैं, ठीक है, और मैंने हर छात्रों से पूछा कि आपका वजन कितना है। किसी ने कहा कि सर मेरा 20 किलो वजन है, किसी ने कहा सर मेरा 30, किसी ने कहा 40, किसी ने कहा 50, और मैंने उनको ऐसे ही सेम टू सेम कॉपी में नोट कर लिया। ठीक है, और इनका माध्य निकालने की कोशिश की। तो माध्य इनका कैसे निकालेंगे, इनको जोड़कर, यानी 20, 30, 40, 50 को जोड़कर बट्टे में जितनी संख्या है, कितनी संख्या है, जैसे मैंने 4 छात्रों से पूछा, 1, 2, 3, 4, चारों छात्रों ने अपना अपना भार बता दिया कि इसमें ये किग्रा के अंदर है, ऐसे मान लिया हमने। फिर क्या करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ के, ठीक है, बट्टे में क्या लगा देंगे, जितने छात्र होंगे 1, 2, 3, 4, 4 छात्र हैं, बट्टे में क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। ठीक है, ये इस टाइप के जो भी माध्य होंगे वो किस में आएंगे, व्यक्तिगत माध्य के अंदर आएंगे। तो व्यक्तिगत माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है वो देखिए, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। देखिए माध्य को हम x बार से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए आंकड़ों का योग, देखिए योग के लिए हम कई बार एक वर्ड, एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ग्रीक चिन्ह है जो, जिसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा। ये जो हमारा चिन्ह है ये हमारा क्या है, सिग्मा। ठीक है, तो देखिए आंकड़े, जो भी आंकड़े हमें दिए, जैसे मैंने मान लिया 20, 30, 40, 50, ये मेरे को क्या दिए हैं, आंकड़े दिए हैं। ठीक है, तो इन आंकड़ों को किससे लिखते हैं, x, ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा x बटे में जितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, तो संख्या को हमारे नंबर बोलेंगे हम, यानी कि नंबर को किससे रेट करते हैं, अपने n से रेट किए, यानी व्यक्तिगत माध्य x बार इक्वल टू सिग्मा n, सिग्मा x बटे में n। ठीक है, या तो ये सूत्र लगा दीजिए, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, या ये लगा दीजिए, आपका दोनों ही सही होगा। ठीक है, और 17.1 के अंदर हम केवल व्यक्तिगत माध्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी 17.1 के अंदर जो होगा वो हमारा क्या होगा, व्यक्तिगत माध्य ही होगा। अब देखिए अवर्गीकृत माध्य, अवर्गीकृत माध्य का अर्थ क्या है, जैसे मैं सभी छात्रों का वजन पूछ रहा था, किसी ने मुझे बताया कि सर मेरा वजन 20 है, किसी ने बताया सर मेरा 30 है, फिर 40, फिर 50, फिर मैंने 4 छात्रों तक सीमित ना रह के 5 छात्रों से पूछा कि तेरा वजन क्या है, उसने बताया 20, फिर अगले ने बताया कि सर मेरा भी 20 है। ठीक है, फिर एक और छात्र था, उसने बताया 20, इसी प्रकार से एक और छात्र था, उसने कहा 30, एक और छात्र था, उसने कहा सर मेरा 40 है, एक और छात्र था वो भी कहता मेरा 40 है, और अन्य छात्र का कितने हैं, 50 है। यानी मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मान लिया 10 छात्रों से मैंने वजन पूछ लिया। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से आंकड़ों को लिखना बहुत ही मुश्किल होगा, यानी कि यदि 100 छात्र हो जाएंगे तो हमारी कॉपी क्या हो जाएगी, पूरी भर जाएगी। तो इनको सुसंगठित यानी सुव्यवस्थित करने के लिए क्या किया गया, देखिए इन 20, 30, 20, 30, 40, 50 और 20, 20, 20, 30, 40, 40, कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने तो ये केवल 10 संख्या लिखी है, यदि हम यही 100 छात्रों का वजन लिखते हैं तो ये हमारा पूरा ब्लैक बोर्ड ही क्या हो जाता, भर जाता। ठीक है, तो ऐसी समस्या से बचने के लिए हमने क्या, किसकी खोज की थी, अवर्गीकृत माध्य की खोज की। अवर्गीकृत माध्य को व्यक्त करने का तरीका क्या होता है, पहले तो लिखा जाता है x और नीचे क्या लिखा जाता है f। f क्या होती है, बारंबारता। f क्या होती है, बारंबारता, या हम इसको कहते हैं आवृत्ति, कितनी आवृत्ति हो रही है। जैसे x, यहाँ देखिए x कौन सा है, 20 है, और कौन सा है, 30 है,
और एक 40 है और एक क्या है 50 है। इनके अलावा और कोई संख्या नहीं है। बाकी संख्या जो है वो क्या हो रही रिपीट हो रही है, यानी बारंबारता को ही क्या कहते हैं, एक प्रकार से रिपीट कहते हैं या फ्रीक्वेंसी कहते हैं या आवर्ती कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 20 जो है कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 20 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब 30 कितनी बार आ रहा है, देखिए 1 2, 30 कितनी बार आ रहा है, ओनली फॉर 2 बार आ रहा है, जबकि 40 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, तो हमने इसको 3 बार लिख दिया। इसी प्रकार से 50 कितनी बार आ रहा है, 50 केवल 1 बार आ रहा है। तो इस प्रकार से जो सारणी तैयार होती है, इस सारणी को हम क्या कहेंगे, अवर्गीकृत माध्य। यानी कि इस प्रकार की सारणी हमारे पास आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, अवर्गीकृत माध्य, जिसमें आपको x और f का मान दिया होगा पहले से। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने का सूत्र, यानी इसमें माध्य ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, देखिए क्या करना होगा इसके अंदर, इसका सूत्र देख लीजिए, बाकी हम इसको डिटेल में बाद में करेंगे। x बार इक्वल टू सिग्मा f गुणा में x बटे में सिग्मा f, ये क्या कहलाएगा, अवर्गीकृत माध्य कहलाएगा। इस तरीके से आपको माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम करेंगे वर्गीकृत माध्य। देखिए वर्गीकृत माध्य के अंदर क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसका हमने सूत्र बता दिया आपको, x बार इक्वल टू क्या कहलाएगा, सिग्मा f गुणा में x बटे में सिग्मा f। देखिए इसके अवर्गीकृत माध्य के अंदर जो 17.2 है हमारा, वो अवर्गीकृत माध्य के ऊपर सवाल आएंगे। अब जो हमारा तीसरा है वो क्या है, हमारा वर्गीकृत माध्य। देखिए वर्गीकृत माध्य के अंदर किस टाइप के सवाल आएंगे, आपको कोई ना कोई वर्ग देगा, आपको कोई ना कोई क्या देगा, वर्ग देगा, और नीचे क्या कहेगा, फ्रीक्वेंसी देगा। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरीके से कोई ना कोई आपको वर्ग देगा और नीचे f का मान देगा। यानी 0 से 5 तक की कितनी संख्या आ रही है, मान लिया 2 आ रही है, 5 से 10 की संख्या 3 आ रही है, 10 से 15 कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको डब्बा बना के देगा वर्गीकृत माध्य के अंदर। और इसको भी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, इसको भी ज्ञात करने का सूत्र यही होता है, x बार इक्वल टू सिग्मा f गुणा में x बटे में सिग्मा f। ठीक है, वर्गीकृत माध्य को भी ज्ञात करने का सूत्र यही होता है। बस इसके अंदर ध्यान रखिए, आपको वर्ग दिया है, आप वर्ग की सहायता से पहले क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अब अपनी 17.1। तो 17.1 है हमारी व्यक्तिगत माध्य के ऊपर ही है, व्यक्तिगत माध्य को ही हम पढ़ते हैं। 17.1 का, एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन क्रमशः 8,000, 5,000, 4,000, 2,500 या 1,500 रुपये मासिक है, यानी कि महीने की है। विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत निकालना है। देखने में क्या कहा है, औसत मासिक वेतन क्या है, यानी कि देखिए जो माध्य है उसी को हम क्या कहते हैं, औसत भी कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि मासिक औसत वेतन बराबर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ये लिखना पड़ेगा कि कर्मचारियों का कुल वेतन। ठीक है, कर्मचारियों का जैसे ऊपर हमने लिखा है आंकड़ों का योग, यानी जो भी आंकड़े, जैसे 8,000 क्या है, कर्मचारी का वेतन ही तो है, 5,000 क्या है, कर्मचारी का वेतन है। ठीक है, तो हमने क्या लिखना पड़ेगा, कर्मचारियों के वेतन का योग, यानी कि कुल वेतन बटे में क्या लिखना पड़ेगा, कर्मचारियों की संख्या। अब हमारे पास कर्मचारी कौन कौन से दे रखे थे, कर्मचारियों का वेतन कौन कौन सा दे रखा था, 8,000 दे रखा था, प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500 बटे में
इनकी संख्या, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, या तो आप ऐसे गिन लीजिए या आप यहाँ पर भी दे सकते हैं प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारी, हमें यहाँ से ही पता लग जाएगा, या आप इनको गिन लीजिए सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 बटे में क्या आ गया, 5 आ गया। इनको जोड़ लेते हैं, 8000 और 5000 हो गए 13000, 13 और 4 कितने हो गए 17000, 17 और ये हमारे कितने हो गए 5, 17 और 2 कितने हो गए हमारे पास 19, 19 और 1 हो गए 20, 20 और 1 कितना हो गया 21000। दोबारा जोड़ लेते हैं एक बारी, 8 और 5 13, 13 4 17, 17 और 3 कितने हो गए 20, और 500 और 500 कितने हो गए 1000 हो गए, यानी 21000। 21000 बटे में 5, 5 इसको काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 0, यानी जो 4200 रुपये है वह क्या है, कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन है। आपको बताया था कि जो भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है वह केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द होता है। चेक करते हैं, देखिए 1500 से तो ये मान बड़ा है और 8000 से क्या है छोटा है, यानी ये केंद्र बिंदु के क्या है इर्द गिर्द मान है। ये हमारा एकदम आंसर सही है। यदि आपका आंसर जो है 8000 से ऊपर आता और 1500 से नीचे आता तो आप समझ लेते हैं हमारा आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन होगा। अब हम करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले प्रथम वर्ड जब बोले यानी कि आपको स्टार्टिंग से, ठीक है, जो विषम संख्या आती है प्रथम 10 उनको निकालना है। पहले हम चेक करते हैं प्रथम 10 विषम संख्या कौन कौन सी होती है। प्रथम 10 विषम संख्या कौन कौन सी होती है, पहले हम वो चेक करते हैं। तो आप कहेंगे प्रथम 10 विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है। पहली संख्या 1 जो होती है वो विषम संख्या होती है हमारी। इसी प्रकार से 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 5 के बाद 7 9 11 13 15 17। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक आगे 19 को और जोड़ दिया तो हमारे पास कितनी संख्या होगी, टोटल 10 संख्या होगी। यानी कि प्रथम 10 विषम संख्या हमारे पास ज्ञात हो चुकी है। अब क्या निकालना है, इनका क्या निकालना है, इनका माध्य निकालना है। तो माध्य का सूत्र क्या है, जो भी हमें आंकड़े दिए हैं उनका तो योग कर दीजिए, यानी इन सब के बीच में प्लस का निशान लगा दीजिए या इनका योग कर दीजिए। आगे क्या क्या है, आंकड़ों की संख्या, इनकी संख्या कितनी है आपको पहले ही बोल रखा है 10, या आप इनको गिन के लगा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देखिए सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, माध्य इक्वल टू आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो देखिए आंकड़े दिए कौन कौन से हमें, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास 10, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम इनको जोड़ लेते हैं। 1 और 3 हो गए 4, 4 5 9, 9 और 7 हो गए हमारे पास 16, 16 और 9 कितने हो गए हमारे पास, 16 और 9 हो गए 25। ये तो हमारे पास हो गए 25, अलग लिया इनको। अब देखिए यहाँ 11 से स्टार्ट होता है, इसको हम 11 ना मान के इसको हम 10 मान के चलते हैं। ये 10 हो गया, ये 20, 10 और जोड़ दिया हमने, इसको हमने 30 मान लिया, ये वाला 40, ये 50 हो गया, यानी अब ये हमारे 50 और जुड़ गए। अब हम एक जो एक बच गया था इसमें क्या बच गया था हमारा 3, इसमें 5 बच गया था, इसमें 7 बच गया था, इसमें 9 बच गया था। हम इन सबको जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4, 4 5 हो गए हमारे पास 9, 9 और 7 कितने हो गए 16, 16 और 9 कितने हो गए, 16 और 9 हो गए हमारे पास 25। जोड़ लीजिए इनको, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 25 और 25 50, 50 और 50 कितने हो गए 100। यानी ये इन सारी संख्याओं का योग कितना आएगा 100 आएगा। बट्टे में क्या लगा देंगे 10,
10 का 100 से भाग कर दीजिए या एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, आपका आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। यानी कि ये जो 10 आया है वो हमारा 1 से तो बड़ा मान है और 19 से क्या है, छोटा है। यानी कि इन सारी संख्याओं का औसत या माध्य कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा उदाहरण भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे अपना तीसरा उदाहरण। नंबर 3 हमें क्या कहा है कि 8 क्रम वाइज, क्रमागत का अर्थ क्या होगा, क्रम वाइज विषम संख्याओं का औसत यानी कि हमें माध्य का ही मान दिया है, यानी कि आंसर हमें पहले ही दे दिया। इस चीज का ध्यान रखना, यानी कि जो भी हमारा आंसर निकलता वो हमें पहले ही दे रखा है। यानी कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमें दिया क्या हुआ, इसने औसत का मान दे दिया, इसने हमें 16 दे दिया। क्या रहा है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए हमें संख्या तो दी नहीं, इसने संख्या ज्ञात कर रखी है, लेकिन एक शर्त लगा के दी है इसने कि क्रमागत विषम संख्या होनी चाहिए, क्रमागत विषम संख्या होनी चाहिए। देखिए हम अपने मन में मानते हैं, एक बारी मैंने मान लिया, पहली मेरी क्रमागत संख्या थी, मैंने 1 मान लिया, जो 1 क्या है, विषम संख्या भी है। अगली 1 के बाद अगली जो संख्या है क्रम वाइज, ठीक है, वो क्या आएगी, 3 आएगी, 3 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। यानी 1 के बाद 3 ही आती है विषम संख्या क्रम के अंदर, उसी प्रकार 3 के बाद 5 आती है क्रम वाइज और 7 आती है। ठीक है, हमें कितनी संख्या मानी है, 8 संख्या माननी है। ठीक है, हम 8 संख्या अपनी तरफ से मान रहे हैं, ये है नहीं ओरिजिनल संख्या है, इस चीज का ध्यान रखना। मैंने मान लिया पहली संख्या 1 है, अगली संख्या 3 है और अगली संख्या 5, अगली 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद कितना आएगा हमारे पास, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद कितना आ गया हमारे पास, 15। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या मैंने अपनी तरफ से मान ली। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है पहली संख्या एक ही हो, कुछ भी हो सकता है। पहली संख्या का पता 3 हो, पहली संख्या का पता 9 हो। ठीक है, तो हमें इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमने कहा माना हमारी जो पहली संख्या है वो क्या मान ली मैंने, x मान ली, या आप ऐसे कह सकते हैं 8 क्रमागत संख्या को हम सीधे मानते हैं, माना 8 क्रमागत विषम संख्या। देखिए यदि मैं इस एक की जगह क्या मान लूं, x मान लूं, तो मेरी पहली संख्या क्या होगी, x होगी, और अगली संख्या यानी 3 निकालने के लिए इस एक में मेरे को क्या जोड़ना पड़ा, 2 जोड़ना पड़ा, यानी कि x प्लस 2 मेरी क्या हो जाएगी, अगली संख्या हो जाएगी, यानी x प्लस 2 मेरी अगली संख्या। अब देखिए एक में क्या जोड़ूं कि मेरा 5 निकल जाए, यानी कि x में अपने को 4 जोड़ना पड़ेगा। आगे देखिए x में क्या जोड़ूं कि मेरा 7 निकल जाए, यानी एक में कितना जोड़ना पड़ेगा कि मेरा 7 है, 6 जोड़ने पर, तो आपने क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस 6। ठीक है, और अगली संख्या इसी प्रकार से x प्लस 8 हो जाएगी। अब आपको एक क्रम पता लग गया होगा कि x में पहले 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, यानी कि 2 का अंतर आ रहा है, 2 के अंतर से संख्या को जोड़ते जाइए, आपके सारी 8 की 8 संख्या निकल जाएगी। 1 2 3 4 5, अगली संख्या हमारी होगी, अगली संख्या 12, अगली संख्या होगी हमारी 14, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 की 8 संख्या हमने निकाल दी, यानी अपनी तरफ से मान ली। ठीक है, ये हमने पहले अपनी तरफ से मान लेना है। अब क्या कहा है कि इनका औसत, यानी कि इनको जोड़ा होगा उसने और बटे में 8 का भाग लगाया होगा, तो उसका आंसर कितना आया होगा, 16 आया होगा। ठीक है, लेकिन अब हमें पूछा क्या है, उल्टा पूछा है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें x का मान निकाल के देखना है यहाँ पर कि पहला मान क्या निकलता है, दूसरा मान क्या निकलता है, तीसरा मान क्या निकलता है, चौथा मान क्या निकलता है। तो देखिए माध्य या औसत कह दीजिए आप सीधा, औसत इक्वल टू आंकड़ों का योग, यानी सबका क्या करना है, आपको योग करना है। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10, x प्लस 12 प्लस का, ठीक है, प्लस x प्लस 14, बटे में क्या लगाएंगे आप, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बटे में 8 लगा देंगे। एक x, दूसरा x, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल x कितने हो गए हमारे पास, 8x प्लस x वाली संख्या को अलग जोड़ के रख लीजिए और बाकी जो अचर संख्या है जैसे 2 हो गया, ठीक है,
2 और 4 कितने हो गए 6, 6 और 6 कितने हो गए 12, 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 और 10 30 हो गया, 30 और 12 कितने हो गए 30 और 12 हो गए 42, 42 और 14 कितने हो गए 42 और आप 14 जोड़ लीजिए कितने हो गए आपके पास 56। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया 56 बटे में क्या आ गया 8। ठीक है, और औसत आपको कितना दे रखा है 16 दे रखा है, तो आप यहाँ क्या लगा देंगे 16 लगा देंगे, बटे में क्या लगाएंगे आप 8x प्लस का 56 बटे में 8। अब देखिए इस वालों को हल करने का तरीका क्या है। ठीक है, ऊपर एक समीकरण है, इसको हम जोड़ नहीं सकते 8 में, जैसे 56 को तो हम जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि इसका क्या लगा हुआ है x लगा हुआ है, तो इसको हल कैसे करते हैं बस गुणा विधि द्वारा, इसका इससे गुणा कर देंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे। इधर हल कर लेते हैं हम इधर, ठीक है। देखिए 8 का आपका 16 से गुणा हो रहा है, 16 का तो गुणा किससे हो रहा है 8 से, इक्वल टू 1 का किससे गुणा हो रहा है, 1 का गुणा हो रहा है 8x प्लस 56 से, तो 16 को आपने 8 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 128, इक्वल टू 1 का 8 से गुणा करेंगे 8x से आ जाएगा प्लस 56 का 56 आ जाएगा। अब देखिए 128 बड़ी संख्या है, 56 कहाँ जाएगा इधर पक्षांतरण कर देंगे, इक्वल टू 8x रह जाएगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8x इक्वल टू 128 में से 56 गए तो कितने बच गए 2 और यहाँ कितने बच गए 7, 72 बच गया। x का मान निकालना है तो कितना आ जाएगा 72 बटे में 8, 8 नहीं 72, यानी x का मान कितना आ गया, हम कहेंगे x का मान हमारा 9 आ गया। तो देखिए हमारी अभिष्ट संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, हम वो लिख देते हैं। ठीक है, कहाँ लिखे हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए या आप यहाँ लिख लीजिए अभिष्ट संख्याएं कौन सी होगी आपकी, वो लिख लीजिए आप कौन कौन सी होगी अभिष्ट संख्याएं। देखिए x की जगह आपका क्या आएगा 9 आएगा, यानी पहली संख्या 9 हो जाएगी, 9 प्लस 2 अगली संख्या क्या हो जाएगी 11। अब आपको क्रम पता लग गया कि क्रमागत बोला है यानी कि क्रम वाइज ही निकालनी है, तो बारी बारी जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। 9 के बाद 11 आता है, 11 के बाद अगली संख्या क्या आती है 13, विषम संख्या जो होती है, अगली 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 होगी, एक और संख्या लीजिए 23। इस तरीके से आपने आठों की आठों क्रमागत विषम संख्या निकाल दी है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगली वीडियो के अंदर जो है अपनी प्रश्नावली 17.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।